कि आशुतोष मौर्य को राज्यसभा में वोट डालने के लिए किसने और कैसे मना लिया? सब स्वागत है आपका। ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष के नाते लोग आपको जानते थे पहले। जितने लोगों के साथ तो वही आ सकते हैं, ये तो पैदल आना चाहिए था। टैया 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 टैया। मुझे केवल निर्देश दिया गया कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव लड़वाना है। संघमित्रा जी ने आसानी से हमारे चुनाव में मदद की और वो आसानी से मान गए। हट के अब आप एबीपी के लिए, बीजेपी के लिए समर्पित हो गए। इस बीच में फिर प्रेम कैसे डेवलप हो गया? जहाँ तक हम लोगों के प्रेम संबंध की बात है, दोनों के परिवारों की रजामंदी नहीं थी। एक पद मिलने के बाद किसी भी व्यक्ति को, वो किसी भी पार्टी का पद मिले, तो क्या उसकी कुछ आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है? विधायकों से अगर ठेके और जमीनों के काम में विधायक बंद करते हैं, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग तो बंद हो गई है, तो ये विधायक या ये लोग सब बेरोजगार हो जाएंगे। ये आप लोग तो ऐसे लोग हैं ना, मीडिया वाले, जो सबकी खोल देते हैं। आपके हिस्से में भी 13 सीटें आती थी, 13 सीटों की जिम्मेदारी आपके पास थी, 12 सीटों पे बीजेपी काबिज थी। बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट लगा पूरे यूपी में। कह सकते हैं बीजेपी यूपी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, 29 सीटें बीजेपी कम हुई। इस वजह से शायद मोदी जी की जो तीसरी बार की सरकार थी वो पूर्ण बहुमत नहीं मिला, अपने सहयोगी दलों की मदद से उनको सरकार बनानी पड़ी। कहाँ कमी रह गई? थोड़ा बीजेपी के भी पूरे उत्तर प्रदेश में एंटी माहौल था इस बार। 75 साल की एज में रिटायरमेंट की जो बीजेपी ने नई पॉलिसी बनाई है, इससे कितना सहमत हैं आप? मोदी जी पे वो लागू होगा क्या? स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के, सबसे महत्वपूर्ण राज्य के, सबसे चर्चित क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने छात्र राजनीति से शुरुआत करके लोकसभा चुनाव तक का सफर तय किया। लोकसभा चुनाव भी ऐसा कि जिसके परिणाम पर पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें थी। भाजपा के संगठन के मजबूत चेहरे ध्रुवेंद्र सिंह साक आज हमारे साथ हैं। ध्रुवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा आपसे कि छात्र राजनीति कि कितने ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं या किसी भाव में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं पाती। तो आपकी छात्र राजनीति आपने कब शुरू करी और कितने वक्त तक आप छात्र राजनीति में रहे? दरअसल अंकुर जी, हम लोग यहाँ पढ़ने आया था, मैं यहाँ बरेली में। तो मैंने हाई स्कूल अपना जो है हरियाणा बोर्ड से पास आउट था, मैं करनाल से। मेरे फादर, बड़े भाई रहते थे हरियाणा में, तो घर से बहुत दूर था और मैं अपने परिवार का सबसे, माँ बाप का छोटा बच्चा था, तो थोड़ा घर का लाडला था। तो मैंने कहा नहीं, अपने फादर से कहा कि अब मैं करनाल तो नहीं पढ़ूंगा, बरेली पढ़ूंगा। 95 में जब मैंने बरेली कॉलेज में एडमिशन लिया, तो मुझे बरेली कॉलेज इकाई की जो शाखा थी उसका सहमंत्री, 95 भी हो सकती है, सन 96 भी हो सकती है, एबीपी की जो यूनिट थी उसमें कॉलेज सहमंत्री के नाते मुझे जिम्मेदारी दी गई। तो मैं जाता आता था, लेकिन मित्रता के नाते मैं संगठन के काम में जाता था। मेरी कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, सही मायने में मैं तब तक पढ़ने में अपनी रुचि रखता था। और एक सपने मैं भी ये सोचता था, जो मेरे पेरेंट्स ने ये सोचा था कि मैं पढ़ूंगा, तो मैं भी कुछ सोचता था कि इंटरमीडिएट तक कि एनडीए में चला जाऊंगा या इंजीनियरिंग में, एमएनआर जैसे जो उस समय के तात्कालिक जिनकी वैल्यू थी, ऐसे बड़े इंजीनियरिंग के कंपटीशन को बीट करना चाहता था। मतलब इस बीच में आपका पढ़ाई से मोहभंग नहीं, पढ़ाई होने लगा। नहीं, पढ़ाई तो लगभग बीएससी हमारी कंप्लीट होने जा रही थी। बीएससी हमारी कंप्लीट हो रही थी, तो बीएससी कंप्लीट होने के साथ साथ इधर थोड़ा रुझान छात्र राजनीति की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा था। मतलब वो एनडीए वाले सपने और वो इंजीनियरिंग वाले वो थोड़ा सेकेंडरी होने लगे। हाँ, ये होता, क्योंकि जैसे जैसे छात्र राजनीति का चस्का बढ़ा तो उसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ता गया। अच्छा, मतलब हम ये समझें कि 1995 से आपको राजनीति की तरफ आपके जो मित्र थे उन्होंने धीमे से भी के रास्ते आपको ले जाने की कोशिश उसमें की। हमारे 95 से लेकर आपने क्या बताया कि आप 2001 तक समझते, एक के बाद आप पूर्ण कार्यक हो गए और 5 तक आप रहे एबीपी में, ऐसा करें। हाँ। मतलब 11 साल। मतलब 11 साल की तपस्या के बाद एबीपी ने एक ऐसे शख्स को जो कि एनडीए करना चाहता था या इंजीनियरिंग करना, उसको उन्होंने तैयार करके बीजेपी को सौंप दिया। सही कह रहा हूँ मैं? 2005 के बाद हाँ, 2005 के बाद जब मैं वापस आया, तो पूर्णकालिक जीवन से वापस आने के बाद मुझे ये लगा, जब मैं वापस लौट रहा हूँ तो क्या करेंगे। मैंने एंट्रेंस बीएड का दिया था, तो मुझे बरेली कॉलेज बरेली में बीएड में एडमिशन मिला। जैसे जैसे मेरा बीएड फाइनल हो रहा था, उस साल भी 2006 में
छात्र संघ का चुनाव हो रहा था, तो मुझे लग रहा था मैं 2006 के छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष का बरेली कॉलेज का टिकट मुझे मिले, लेकिन बड़े लोगों ने कहा, जो पार्टी के संगठन करता थे, कि नहीं, आपको चुनाव नहीं लड़ाएंगे, चूँकि आप पूर्णकालिक भी रहे हैं, प्रदेश के सहमंत्री रहे हैं। तो जो पार्टी का निर्णय था, जो विद्यार्थी, मुझे जब ये कहा गया, संकेत हुआ कि बीजेपी में जाना है, काम करना है, तो मैं हॉस्टल में रहता था। कहाँ? बरेली कॉलेज, बरेली का हॉस्टल में रहते थे। बीएड मेरी कंप्लीट हो रही थी, और चूँकि सीधे सीधे तो कोई बात कही नहीं जाती है, लेकिन संकेतों में मुझे ये कहा गया, किसी से कहलवाया गया कि आपको चुनाव की तैयारी करनी है उसहद विधानसभा बदायूं, जो अब शेखुपुर के नाम से है। तो जो उसमें हमारे संगठन के बड़े लोगों की भूमिका थी, और उनके मन में मुझे लेकर योजना थी। तो मैंने कहा, जिन्होंने मुझे ये प्रस्ताव रखा था, तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा। एकदम से ये लग रहा था कि कहाँ मैं एकदम से चुनाव लड़ूंगा। मैं सामान्य किसान परिवार से, मेरी कोई पॉलिटिकल पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन संगठन की योजना थी। तो मैं 2007 में विधानसभा उसहद के हिसाब से मैंने अपने आप को बरेली से बदायूं शिफ्ट किया, और वहीं मैं रहा। मैंने तैयारी भी की, 2006 से वो तैयारी मैंने शुरू की। साथ में उसहद से मुझे टिकट, ऐसा कहते हैं कि लगभग मुझे फाइनल हो रहा था, मेरा नाम सिंगल था, लेकिन उस समय जनता दल यू से हम लोगों की पार्टी का समझौता था। तो जनता दल यू ने पार्टी यू से समझौते में वो सीट चली गई, जिस कारण से जनता दल ने किसी और को टिकट दिया। भगवान सिंह साकी जी को टिकट दिया, लेकिन वो चुनाव हार गए। उसके बाद उस समय चुनाव जीते 2007 में मुस्लिम खान, जो पहली बार बसपा से विधायक बने और बसपा की सरकार आई। हाँ, पहली बार। मैं एक चीज समझना चाहता हूं, में एक और बात थी कि पहली बार सिंगल साकी लड़कर साकी जी चुनाव हार गए थे, अन्यथा वहाँ अकेला साकी लड़कर कभी चुनाव नहीं हारा। अब मैं इसमें एक चीज़ पूछूंगी, जो जैसा आपने कहा कि आपने 2006 में बरेली कॉलेज में आपने अध्यक्ष पद के लिए वीपी से टिकट मांगा, उन्होंने नहीं दिया। तो जैसा कि चुनावों में हम देखते हैं, जब किसी को टिकट नहीं दिया जाता तो उसे कुछ समझाया जाता है, उसको बताया जाता है कि हम आपको कहीं आपको एडजस्ट करेंगे। तो ये तो नहीं था कि वहाँ आपको एडजस्टमेंट के लिए कि आप बरेली कॉलेज के चुनाव में सपोर्ट भी करें और आपको कुछ समझा दिया गया हो कि भाई तुम्हें इससे बड़ा हम देंगे। अधिकतर होता ही चुनावों में, आपने भी देखा होगा कि विरोध ना हो, कि आपका विरोध शायद इनको लगता हो कीमती होगा। तो उन्होंने ऐसा कह दिया था 2007 में, हम आपको, क्योंकि आप कह रहे हैं 6 महीने आपसे कहा था। हाँ, लेकिन वो चुनाव के बाद कहा गया मुझे। अच्छा, और सपोर्ट ले लिया पहले? सपोर्ट, हम लोग चूँकि प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं, ट्रेंड वर्कर हैं, विचारधारा के प्रति, जवान आदमी का विचार के प्रति समर्पित और अनुशासित होने के नाते हम लोगों के लिए संगठन के जो बड़े अधिकारी थे, उनकी जो कहना है वही पर्याप्त था। होता है ना जनरली कि भाई नाराज ना हो जाए, कुछ कह देते हैं। नहीं, उन्हें मालूम था, ज़्यादा बात मानते हो उस आदमी को आपके सामने, उन्हें मालूम था कि नहीं ये कहेंगे, ये मना लेंगे। होता है ये चुनाव में। उन्हें मालूम था कि दुर्विजय पार्टी का समर्पित और अनुशासित वर्कर है, इसलिए मुझे केवल निर्देश दिया गया कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव लड़वाना है। तो हम लोग पहले दिन से ही चुनाव लड़वा रहे थे। उस चुनाव में हालांकि हमारा छात्र संघ अध्यक्ष का कैंडिडेट हार गया था, लेकिन जब छात्र संघ कैंडिडेट भी हार गया, उधर जिसको टिकट दिया गया उस में वो भी हार गया। हाँ, और ये जो है महामंत्री जीते थे, हम लोग महामंत्री जीते थे, उपाध्यक्ष जीते थे बरेली कॉलेज में। अच्छा, एक चीज़ होता है कि मतलब जब आप एबीपी के संग जुड़ रहे थे, एबीपी वाले आपको ट्रेंड कर रहे थे, तो कब आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि अब पॉलिटिक्स की तरफ ही जाएंगे? क्योंकि आपकी जो एजुकेशन में दिखता है कि बीएससी आप पीसीएम से कर रहे थे, उसके बाद आप एमए, फिर आपने बीएड भी किया है, आपने एलएलबी भी की है, उसके बाद हम आप देखेंगे आपने हमारे पीसी की भी शिक्षा ली है, आपने मास कॉम भी किया। तो इतना मतलब आपकी एजुकेशन में इतनी जो विविधता दिखती है, तो वो कन्फ्यूजन है या आप कुछ ढूंढ रहे थे अपने लिए कि मैं क्या करूँ? क्योंकि होता ही है एक एज में आदमी अपने ऊपर बेरोजगार वाला टैग ना लगाए। दरअसल कन्फ्यूजन तो नहीं कहेंगे उसे, जो तीनों ही क्षेत्र थे मेरी रुचि के क्षेत्र थे। जैसे जैसे पॉलिटिक्स में आगे बढ़ रहे थे, तो एमए तो नहीं हो सकते ना पॉलिटिक्स, ये ध्यान में आ रहा था कि हाँ बीएससी हो गई, एमए जरूर मैंने ऐसे दाखिला लिया। फिर मास कम्युनिकेशन का जब पहला बैच बरेली कॉलेज में शुरू हुआ, तो मास कम्युनिकेशन के प्रति मुझे ये लग रहा था कि ठीक है, अच्छे हैं, तो प्रोफेशन अच्छा है। मैं यूनिवर्सिटी का बेस्ट डिबेटर भी रहा। अच्छा, मुझे एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का बेस्ट डिबेटर का भी मुझे प्राइज़ मिला है। तो मैंने मास कम्युनिकेशन लिया, लेकिन चूंकि जैसे ही मास कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई, मैं एबीवीपी में पूर्णकालिक निकल गया। तो पूर्णकालिक के नाते फिर उस दौरान पढ़ाई हमारी बंद रही। उस समय पढ़ाई लड़ाई करना प्रतिबंधित होता है, तो पढ़ाई हमने की नहीं। विवाह उसमें कहा जाता है कि मतलब माइंड मेकअप किया था कि आप विवाह नहीं करेंगे, विवाह उसमें प्रतिबंधित होता है, तो ये तो था ही नहीं।
एक जुनून था कि अब पूरा जीवन संगठन के जिन लोगों ने भी मुझे पूर्णकालिक के रूप में आगे बढ़ाया, उन लोगों की भी मुझसे ये उम्मीद थी कि मैं आजीवन संगठन के लिए काम करूँगा। तो बीच में आपने जब आपको इतना अच्छा ट्रेनिंग दे दी गई थी कि भाई आपको विवाह की तरफ नहीं सोचना है, अब आप समाज से हट के अब आप एबीपी के लिए, बीजेपी के लिए समर्पित हो गए, तो इस बीच में प्रेम कैसे डेवलप हो गया? बस यही एक वजह थी कि मैं वापस आ गया, क्योंकि आप जानते हैं मैंने लव मैरिज की है। नहीं, इतना जानते हैं, कैसे करिए, कब करिए? वो लव मैरिज की है। तो जब मैं पूर्णकालिक चला गया तो 2005 में मेरे फादर बीमार हुए। मेरे फादर इन सब चीज़ों से थोड़े अनभिज्ञ थे, ये तो पता था कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एबीवीपी में कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप कहाँ हो, बीमारी है। इधर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में जब आया तो अपनी श्रीमती जी के साथ में, तो ये 2 वजह ऐसी थी कि मैं पूर्णकालिक जीवन से वापस लौटा। नहीं, मतलब पूर्णकालिक जीवन को जीते हुए आपने अपने मन में संग्रह भी, मतलब प्रेम भी पैदा कर लिया, मतलब इसका मतलब उधर आपका मन, अब देखिए प्रेम एक ऐसी घटना है जिसके कभी बारे भी हट में जाती, पता नहीं। वो उसमें आपके हाथ में ज़्यादा होता नहीं है। अगर वास्तव में ठीक है तो उसमें कोई आपका अपना नियोजन या अपनी योजना नहीं होती है। तो हम लोगों के जो भी संबंध थे वो प्राकृतिक रूप से मैं ये मानता हूँ कि शायद हम लोग एक दूसरे के साथ वैवाहिक बंधन में बनने के लिए बने पहला हुए प्रेम हैं। और आखिरी प्रेम। हाँ बिल्कुल। तो उसमें हम लोग जो है शादी के चक्कर में फिर वापस 2005 में आया। तब मैंने ये सोचा कि थोड़ा और पढ़ाई हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने उसी साल बीएड का एंट्रेंस दिया था और बीएड में मुझे बरेली कॉलेज मिल गया था। तब बीएड का एंट्रेंस भी अपने अच्छा, ये आप में- भाभी जी ने पीछे से कहा कि कुछ आप मतलब लाइफ में थोड़ी सेफ्टी की तरफ भी देख लो, ये सब तो चलेगा। वो सब 2005 की बात शुरू हुआ। उस जो चीज़ें थी वो भी थोड़ी बहुत अलग ढंग से हुई, क्योंकि मैं प्योरली ग्रामीण परिवार का हूँ और हमारी श्रीमती जी का परिवार यहाँ का बरेली का प्रतिष्ठित व्यापारिक परिवार है। तो थोड़ा ज़मीन आसमान का कल्चर में और सब चीज़ों में अंतर था। बस कमिटमेंट था एक दूसरे को लेकर। कहाँ मुलाकात हुई थी भाभी जी से? बरेली कॉलेज में ही मुलाकात है। बड़ी कॉलेज में। उस समय आप अपने राजनीति में बिल्कुल। तो 2005 में मैंने बीएड में एडमिशन लिया और उसी दौरान हमने लॉ किया। लॉ में भी उसी समय एडमिशन हुआ था। तो 1 साल लॉ ड्रॉप करके पहले बीएड कंप्लीट किया। बीएड करने के बाद फिर मैंने एलएलबी कंप्लीट की। तो पढ़ने के उद्देश्य के पीछे ये था कि बीएड हो गया और कोई डिग्री ली जाए तो लॉ की जा सकता है, तो लॉ किया। ये थोड़े ऐसे प्रोफेशनल थे। दूसरी बात, कोई बड़ी ऐसा बाद में मन नहीं था कि यहाँ तक आते आते ये हो गया कि पॉलिटिक्स करेंगे। तो पॉलिटिक्स के साथ क्या प्रोफेशन अपनाया जा सकता है, ये क्लियरिटी थी कि लॉ कर सकते हैं। ये किया था कि पॉलिटिक्स करनी है, अब उसके यहाँ साथ क्या तक कर लें, एड ऑन क्या कर लें, ऐड उसके ऑन साथ? क्या कर लें। जॉब का सपना तब तक छोड़ दिया था कि जॉब नहीं करेंगे। तो उसमें ये था कि टीचिंग की जा सकती है, वकालत की जा सकती है। जिस समय आपका प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसके बाद जो विवाह हुआ, तो उस समय क्योंकि आप साक समाज से हैं, भाभी जी पंजाबी समाज से हैं, तो ये शादी किस तरीके से, मतलब परिवार की कितनी सहमति थी, या वही जैसा होता था कि दोस्तों ने मिला और सबने करा दिया? देखिए, जहाँ तक हम लोगों के प्रेम संबंध की बात है, दोनों के परिवारों की रजामंदी नहीं थी। लेकिन हम लोगों ने ये निर्णय किया हुआ था कि हम कोई मंदिर में या कोर्ट मैरिज नहीं करेंगे। दोनों परिवारों की रजामंदी होगी तभी शादी होगी। इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक अपने अपने परिवार के लोगों से बातचीत की और उसका परिणाम ये हुआ कि दोनों के परिवार हम लोगों से सहमत हुए। तो हमने कोई जो शादी हुई हमारी, वो कोई हमारे फादर इन लॉ भी बड़े समझदार और अच्छे इंसान थे। उन्होंने हम लोगों से बातचीत की, काफ़ी समझाने का प्रयास किया कि हम लोग शादी ना करें, लेकिन दोनों अपने परिवार वालों को समझाने में कामयाब रहे। हो गए। तो 29 नवंबर 2008 को मैंने शादी की। बाकायदा बारात लेकर गए थे। दोनों परिवारों की रजामंदी से यहाँ स्वाग बैंकेट हॉल में शादी हुई थी। उसमें तमाम लोग, समाज के, हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग उसमें सहभागी हुए, मुझे आशीर्वाद देने आए थे। अब जैसे कि अभी आपने कि क्षेत्रीय अध्यक्ष आप बन गए, पिछले 2 क्षेत्रीय अध्यक्ष का अगर हम देखें, चाहे वीएल वर्मा जी का या रजनीकांत माहेश्वरी जी का, तो क्षेत्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होते ही या बीच में ही वो चेयरमैन बन गए थे, इनको एमएलसी बना दिया गया, आपको इतना चर्चित टिकट दे दिया गया। तो ये मतलब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है या ये भी है आपके लिए? क्योंकि अध्यक्ष
के बाद तो ऐसा होता है कि उन्हें कुछ दे दिया, तो आपको लगता है कि बीजेपी ने आपको कुछ तोहफा जो देना था, या कह सकते हैं कि कांटों का जो ताश देना था उसका तोहफा भी आना बाकी है? क्या कहेंगे आप, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैंने वैसे कभी भी बहुत ज़्यादा अपने मन में, अपने पूरे पॉलिटिकल कैरियर में, चाहे विद्यार्थी परिषद का हो या ये हो, ये बात तो ज़रूर अपने मन में आई होगी कि मैं इस दायित्व पर काम करूँ, इस पद पर काम करूँ, वो मेरे अंदर भी है। लेकिन मैंने ये देखा कि इस विचारधारा में अगर आप मेहनत से काम करते हैं तो सामान्य कार्यकर्ता के नाते चीज़ें अपने आप मिलती भी हैं, और मुझे यहाँ तक के सफ़र में मांगने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ी। संगठन के जो भी नियोजन करता है उन्होंने अपने आप में ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, चाहे वो क्षेत्रीय अध्यक्ष का बात हो, चाहे लोकसभा के टिकट की बात हो। चलिए, आपने जैसे अपना जो राजनीति को समझने का या उसमें आने का जो बताया कि एबीपी की समय से, उस समय आपकी उम्र लगभग 19-20 साल रही होगी, तो हम यही बात करते हैं कि आज के टाइम पे कोई भी 19-20 साल का युवा, चाहे वो महिला हो या वो पुरुष हो, अगर वो राजनीति में आना चाहता है, वो उसी तरीके से राजनीति में आना चाहता है कि मैं आगे भी समाज के बीच में रह के काम करूँगा, तो उसको राजनीति में आने के लिए वो पहली चीज़ तो ये है कि ये चुनाव करना कि उसको किस दल या किस विचारधारा के संग जाना है, तो वो चुनाव वो कैसे करें, थोड़ा आप ये बताइए। देखिए, मेरा अपना जो अनुभव है, विशेष तौर से पूरे देश भर में पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस का आज देश भर में कोई बहुत ज़्यादा वजूद नहीं है, और उनके सिद्धांत, विचारधारा सारी मृतप्राय है, एक परिवार के उसमें काम कर रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी के हालात भी आप सबको जानकारी है। दूसरी, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें तो समाजवादी पार्टी एक यहाँ काम कर रही है, वो लगातार मुख्य विपक्षी दल के नाते काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ काम करने में अगर आपको नेता बनना है तो तमाम, पहले तो व्यक्ति सीखेगा, ये आपने भी सीखा। मुलायम सिंह जी के परिवार और सबका हिस्सा होना आवश्यक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए मुझे ये समझ में आता है कि हमारे यहाँ सामान्य लोग ही आगे बढ़ते हैं, किसी का पारिवारिक टैग होना जरूरी नहीं है। जैसे विद्यार्थी परिषद से मैं यहाँ तक आया, तो इसमें मैं समझता हूँ मेरी कोई बहुत बुद्धि कौशल नहीं है। चलिए, आपकी बुद्धि कौशल नहीं है, क्योंकि आज का जो वक्त इतना आगे आ चुका है, कोई भी युवा आज के टाइम में लोग कैरियर मान के किसी चीज़ को चुनते हैं, बहुत नापते हैं, तोलते हैं, सोसाइटी भी उनको कुछ सलाह देती है। वही मैं कहूँ, आप अगर किसी को सलाह देना चाहें, आपके पास कोई 18-20 साल का युवा लड़का है, क्लियर नहीं है वो, आज के टाइम में आपने देखा जो जेन जीज है वो कुछ क्लियर नहीं, उन्हें पता नहीं क्या करना है, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि वो अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो वो सबसे पहले तो उन्हें ये चुनना होगा कि मुझे किस दल या किस विचारधारा के संग जाना है, तो उनका वो चुनाव किस तरीके से वो करें कि जिससे वो समझ पाए। क्योंकि अगर कोई जाटअप समाज का है तो उसको आप ये तो नहीं कह सकते कि वो बहुजन की तरफ नहीं जाए, क्योंकि जिस समय आपने एबीपी ज्वाइन करी या आप बीजेपी में आए, उस समय बीजेपी का सबसे टफ टाइम था यूपी में। बिल्कुल। तो आपने तो संघर्ष किया, तो दूसरा व्यक्ति भी तो संघर्ष के रास्ता चुन सकता है, चुनना चाहिए। वैसे आज के टाइम में नए बच्चों को तो मतलब लगता है कि शायद वो संघर्ष वो समझ ही नहीं पा रहे क्या है, तो वो आप एक आए किसी बच्चे को क्या मुझे अगर कोई बच्चा काम करना चाहता है तो दो कारण हैं। मैं कहूँगा कि उसे एक तो वैचारिक रूप से संपन्नता के नाते आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बेहतर विचारधारा, यानी राष्ट्रवादी विचारधारा से ज़्यादा बेहतर कोई विचारधारा नहीं है, तो इस नाते वैचारिक रूप से भी उसे यहाँ काम करना चाहिए। दूसरी बात, अवसरों की बात कर रहे हैं जो आप जानना चाहते हैं कि एक युवा अपने कैरियर के रूप में अगर उसको चुनना चाहता है, उसमें भी मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी या विद्यार्थी परिषद या आरएसएस, उसमें निश्चित रूप से वो बहुत सपने पाल कर तो ना आए एज ए कैरियर, लेकिन अगर अच्छे से मेहनत करेगा तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ अगर उसमें समर्पण है, त्याग है और आगे बढ़ने की ललक है, तो उसको अवसर इस विचारधारा में ज़्यादा आसानी से मिलेंगे बतौर दूसरे विचारधाराओं की अपेक्षा। और यहाँ जो अवसर हैं उसके लिए उसको कोई जुगाड़ टुगाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में अगर वो काम करता है या विद्यार्थी परिषद में काम करता है, राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए तमाम संगठन हैं, कोई एक संगठन नहीं है, उन संगठनों से कभी भी कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आ सकता है या कहीं और जा सकता है। तो इसलिए राष्ट्रवादी विचारधारा के किसी दल में काम करते हुए उसको निश्चित रूप से बड़े अवसर मिलने की संभावना है। अरे चलिए, वो एक सामान्य घर का बच्चा, उसने बहुत मेहनत करी, आपसे सीखा, किसी और से सीखा, हो सकता है हमारी आपकी बात किसी दूसरे राज्य का कोई बच्चा सुन रहा हो, उसने सीखा, मेहनत करी, सब करी, कुछ पद मिल गया उसे, पहली पहचान उसकी पद से ही मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ पद मिल गया, तो आप अपने अनुभव से बताइए आज के टाइम में जो चल रहा है, एक पद मिलने के बाद किसी भी
व्यक्ति को वो किसी भी पार्टी का पद मिले तो क्या उसकी कुछ आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है उसके कुछ खर्चे, क्योंकि हर किसी के एक बेसिक खर्चे तो होते हैं, बिल्कुल भी सामान्य खर्च, तो पद मिलने पे हम तो देखते हैं खर्चे तो बढ़ जाते हैं, और किसी पद पे क्या कोई आमदनी होती है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पद मिलने से कोई उसका आर्थिक प्रबंधन होगा। उसके लिए तो उसे कोई ना कोई काम जरूर करना चाहिए। तो फुल टाइम राजनीति भी करेगा, काम कैसे करेगा? नहीं, क्यों नहीं करते? अधिकांशतः लोग काम करते हैं, तो व्यापार समझौता कर राजनीति, व्यापारिक काम जरूर कर कुछ ना कुछ उसको करना चाहिए आदमी को। मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स को केवल कैरियर के रूप में नहीं बनाना चाहिए। आदमी को सबसे पहले आर्थिक प्रबंधन चुनना चाहिए, और मैं इसका स्वयं भी उदाहरण हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2007 में जब मैं चुनाव की तैयारी कर रहा था, उस समय मेरे पास कोई काम नहीं था, अपनी खेतीबाड़ी और अपने फादर पे निर्भर था। 2008 में मैंने एक इंटर कॉलेज में इंटरव्यू दिया, और मैं उसमें एज ए विज्ञान के शिक्षक के नाते मैंने अपनी जॉब की एज ए लेक्चरर। और मैं 2008 से लेकर 12 तक मैंने अपने संगठन के समय को कम किया। और 2010 में मेरी श्रीमती जी भी एक जूनियर हाई स्कूल में टीचर हो गई। तो हमने पहले अपने आर्थिक प्रबंधन को, हमने कभी भी पॉलिटिक्स को प्रोफेशन नहीं बनाया, मैं समझा का। और दोनों जब टीचर हो गए, मैं 2012 से दोबारा तेजी से सक्रिय हुआ। बीच में मैंने कहा मैं विवेकानंद सारस्वती में काम कर रहा था, या इसके जो साइड ऑफ के विषय थे उनमें काम कर रहा था। जब हमें लगा कि नहीं, अब हम ठीक से काम कर सकते हैं, हमारे घर के हमारे खर्चे, हमारी खेती, हम अपना एक इंटर कॉलेज भी गांव में रन कराते हैं, हमने 2012 में उसकी नींव रखी थी। तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कोई बेरोजगार व्यक्ति ये बात लेकर आए कि मैं किसी पार्टी में काम करूँगा तो इस नाते मुझे कोई आर्थिक प्रबंधन होगा, तो निश्चित रूप से उसे फ्रस्ट्रेशन होगा। उसे पहले अपना कोई काम व्यापार जरूर करना चाहिए। अच्छा, ये आप मानते नहीं कि जब पद मिल जाने पर कुछ खर्चे बन ही जाते हैं, आपको कहीं आना है जाना है सब चीज़ें, तो आज के टाइम में मैं जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा दल है, सरकार है उसकी, स्टेट में भी है उसकी, तो क्या बीजेपी अपने संगठन में जो पदाधिकारी लोग हैं, टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, चाहे एक छोटा मंडल अध्यक्ष हो, अध्यक्ष हो, इन लोगों को कुछ देती है आर्थिक रूप से? नहीं, ऐसा आर्थिक प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं। तो सब लोग बस अपने समाज सेवा चल रही है, अपने व्यवस्था से ऐसा कोई। तो क्या आप भी, जैसे आप क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, आप बहुत से पदों पे खुद नियुक्ति देते हैं या चुनते हैं, तो क्या आप चुनते समय किसी व्यक्ति की मेहनत के साथ उसको ये भी देखते हैं कि वो फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है या नहीं, मतलब अपना घर खर्च कैसे चलाएगा, अगर वो यहाँ समय देगा? तो अगर आपने किसी को कोई जिम्मेदारी दी है तो आप उसका समय लेंगे। देखिए, हमारे यहाँ सभी मंडल अध्यक्ष हैं या जो भी कार्यकर्ता है, अधिकांशतः मैं ये देखता हूँ लंबे समय से कहीं ना कहीं उनका कोई अपना प्रबंधन है। किसी के यहाँ खेती है, किसी के यहाँ व्यापार है, किसी के यहाँ नौकरी है, किसी के कई परिवार ऐसे हैं जिनमें परिवार के 4 लोग काम कर रहे हैं, एक परिवार का व्यक्ति माने पॉलिटिक्स में छोड़ रहे हैं। हाँ। उन्होंने कहा भाई आप पॉलिटिक्स करिए, आपका प्रबंधन हम करेंगे। तो उसके अलग अलग तरीके हैं और उससे लोग काम कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसा प्रश्न हमारे सामने आज तक आया नहीं है। मतलब आप इन चीज़ों का, जब आपके सामने कोई लिस्ट आती है तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? हाँ, नहीं, कोई हमारे पास ऐसा प्रबंधन का समय आया नहीं है। जो वर्कर है बीजेपी का, वो डेडिकेटेड है, काम कर रहा है और अपना घर भी चला रहा है। वही तो कि मतलब उसे अपनी व्यवस्था है, मतलब पॉलिटिक्स में आज के टाइम में अगर कोई आए तो कोई निस्वार्थ भाव से तो आए, लेकिन अपने घर खर्च के लिए जिम्मेदार, मतलब व्यवस्था बना के आए। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बनाई चलिए। तो मतलब राजनीति में अगर किसी को कोई पद आज के टाइम में चाहिए तो वो जातीय समीकरण में भी फिट होना चाहिए, वो आर्थिक रूप से भी उसकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद आप देखते हैं कि वो कितना डेडिकेशन से काम कर पाएगा, मतलब ये डेडिकेशन तीसरे नंबर पे आ जाता है। पहली प्राथमिकता ये कि पार्टी का वर्कर है वो इस नाते नहीं। सुभाष पटेल जी का परिवार भी यहाँ बड़ा पुराना डेडिकेटेड परिवार था। श्री संतोष गंगवार जी जिलाध्यक्ष है, वो भी डेडिकेटेड थे, इस नाते जिलाध्यक्ष से लेकर 8 बार सांसद इसी बरेली के बने। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि महामहिम है। आज मैंने पहली बात कही कि डेडिकेशन क्या है, अवसर तो मिलते ही हैं उसमें। अच्छा, एक चीज़ है कि एक बड़े नेता हैं, नेता क्या मिनिस्टर भी हैं, उनका ये कहना था, आप मुझे बताइए कितना सही है कि विधायकों से अगर ठेके और जमीनों के काम में विधायक बंद करते हैं, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग तो बंद हो गई है, तो बोले विधायक या ये लोग सब बेरोजगार हो जाएंगे। ये बात कितनी सही है? देखिए, सब जमीन और मतलब यही 2 चीज़ें अगर ये बंद कर दें तो ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
ऐसी कोई सूचना मेरे पास तो है नहीं कि नहीं, सूचना नहीं, मतलब एक ओवरऑल आपके इतने ओवरऑल ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है कि उनके पास क्या रोजगार है। मुझे ये मालूम है मेरे जो विधायक हैं डॉक्टर श्याम बिहारी लाल, देखिए पेशे से प्रोफेसर हैं, राघवेंद्र जी डॉक्टर हैं, अरुण जी डॉक्टर हैं, हमारे संजीव अग्रवाल जी यहाँ के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। तो लगभग सभी जगह बब्बू भैया। 5 साल बाद हम सबके एफिडेविट देखते हैं तो संपत्ति बहुत तेजी से बढ़ चुकी होती है। उसकी कई सारी वजह रहती हैं। मैं समझता हूँ आजकल जमीनों के रेट भी बढ़ मतलब हम बीजेपी की तरफ नहीं, हम किसी मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, उसके जमीनों के रेट भी इमरान सिंह जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले चले, देखिए मायावती जी के ऊपर चले, वो तो सबकी। उसमें मैं ये देखता हूँ कि लालू जी खुद की नौकरी के बदले उन्होंने जमीनें ली, उनका नाम, मतलब सभी के, ऐसा नहीं किसी पार्टी चाहे बीजेपी के हो, सब में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी। तो मैं वो चीज़ को जानना चाह रहा हूँ कि मतलब लोग जनरली जब मन में सोचते हैं कि मैं विधायक बनूंगा या मैं एमपी बनूंगा तो मैं बिल्कुल सब पलट कर रख दूंगा, सब मेरा जल होगा। जैसे हम अगर एटा की तरफ जाएँ तो आपको देखिए, आपको बहुत सारी जितनी प्रीमियम प्रॉपर्टी होंगी वहाँ पे आपको वहाँ के पूर्व सांसद महोदय का हर जगह आपको दिख जाएगा। किसका? जो सपा के सांसद थे। आप कहीं एटा कासगंज कहीं उनके इलाके में जाएंगे, आप सपा के लोगों का तो आपको जानकारी है कि बंद हमारी खुली तुम्हारी समाजवादी पार्टी के समय में जो जमीनों की कब्जेदारी थी, भूमाफियागिरी, अपहरण, लूट, ये सब अपने आप में टॉप पर रही हैं। एक्चुअली सबकी तभी खुलती है सरकार जाती है, ऐसा नहीं है सबकी तभी खुलती है। सरकार में रहते हुए किसके खिलाफ? देखिए आप लोग तो ऐसे लोग हैं ना मीडिया वाले जो सबकी खोल देते हैं आजकल किसी से। वो जब तक सरकारी मोहर नहीं लगेगी जब तक आपको पता नहीं ऐसा नहीं है। मीडिया के लोगों के पास सब जानकारी रहती है और उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। और जहाँ तक केवल सोचने की बात है अंकुर जी, समाज जीवन में मीडिया के लोगों पे भी तमाम लोग प्रश्न खड़ा करते हैं। बिल्कुल। तो मीडिया के बोले सब मिलकर, जैसे हमने नेतागिरी में भी कई अफवाहें भी होती हैं, नेता हो गए, अधिकारी हो गए, कई उसमें अफवाहें भी होती हैं, कई उसमें सत्यताएं होती हैं। उसका कोई एक लॉजिक या पैमाना नहीं है कि हाँ ये हर मीडिया कर्मी भ्रष्ट है, हर नेता भ्रष्ट है, ऐसा नहीं है। कुछ भ्रष्ट हो भी सकते हैं और उसमें अधिकांशतः लोग अच्छे हैं, मैं ये मानता हूँ। अधिकांश अच्छे हैं, आप मानते हैं? बहुत अच्छा। ये नज़रिया एक्चुअली आपका नज़रिया अगर पॉजिटिव होगा तो आप हर किसी को अच्छे से देखेंगे। अगर आपका नज़रिया जैसे लोग कहते हैं प्रेस वालों को नेगेटिव होता है तो वो वैसे देखेंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए कि 2024 का चुनाव हो गया, बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट लगा पूरे यूपी में ही, कह सकते हैं बीजेपी यूपी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। 29 सीटें बीजेपी कम हुई, इस वजह से शायद मोदी जी की जो तीसरी बार की सरकार थी वो उनको जी पूर्ण बहुमत नहीं मिला, अपने सहयोगी दलों की मदद से उनको सरकार बनानी पड़ी। आपके हिस्से में भी 13 सीटें आती थी, 13 सीटों की जिम्मेदारी आपके पास थी, 12 सीटों पे बीजेपी काबिज थी, 5 सीटों का नुकसान हो गया, कहाँ कमी रह गई? देखिए बीजेपी की जो तैयारी थी उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन विपक्षी दलों ने जिस प्रकार से झूठ का मुलम्मा चढ़ाया पूरे देश भर में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह से कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है, हम लोगों ने काफ़ी उसमें समीक्षा की। आगे अब तो पूर्ण समीक्षा हो गई होगी, आपको एक चीज़ पता होगी कि लोग उसमें चुपचाप से फार्म भरवा रहे थे घर जाकर, कहीं हमने देखा नहीं, लेकिन लोग घरों में जाकर फार्म भराए। ये पूरब की तरफ ज़्यादा हुआ, इस तरफ नहीं, लेकिन पूरब में जाते जाते खूब हुआ। तो वो कौन लोग थे, कहाँ से आए, उस सब के लिए अचानक उन सब की पहले से तैयारी थी और एक भ्रम आम जनता में उन्होंने फैलाया। और जो आरक्षण, संविधान, इस तरह के जो भ्रम, झूठा आवरण अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी ने फैलाया, वो सबसे जो झूठ फैलाया, लेकिन हम लोगों को समझ में आ रहा है कि वो पूर्णतया झूठ था। एक जो प्रॉपर जो आप लोगों ने समीक्षा करी है तो हर एक पॉइंट आपके सामने आ गया होगा। छोटी छोटी बीजेपी का जो मैनेजमेंट है, माइक्रो मैनेजमेंट में बीजेपी माहिर है, तो ऐसा तो है नहीं आपके पास एक चीज़ नहीं आई होगी। कहाँ तक आपको लगता है कि भीतर घात या विधायकों की निष्क्रियता या अफसरशाही की आया कि अफसरों ने भी थोड़ा सा अपना मूड बदल लिया था, उनको भी लगने लगा था कि दूसरी मतलब सरकार बदल सकती है? तो समीक्षा में इन बिंदुओं पर क्या निकल के आया? समीक्षा में सबसे ज़्यादा जो विषय हम लोगों के सामने था कि उन्होंने जिस झूठ को फैलाया, हम समय रहते उसको जान नहीं पाए। सबसे ज़्यादा जहाँ तक असर था जो संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, और जो पैसा उन्होंने एक कमिटमेंट किया था कि इतना पैसा देंगे, ये सब झूठ था। लालच और झूठा भ्रम फैलाना सबसे बड़ी वजह रही। तो भीतरघात कहीं आपको नहीं लगा कि विधायकों निष्क्रिय रहे होंगे, कुछ भीतरघात हुआ हो, ऐसा कुछ सीटों पे था या नहीं था, या पूरे यूपी में था? देखिए ये जो बात है, जहाँ तक भीतर आपने जो 13 सीटों की समीक्षा करी जिसको आप लीड कर रहे थे,
उनमें क्या आया? उनमें भी यही वजह है। तो वो तो सब इधर की सीटें थी, यहाँ पे तो फॉर्म भर ही नहीं गए। नहीं, फॉर्म यहाँ नहीं भरे गए, लेकिन संविधान वाली बात आई नहीं। नहीं, संविधान की बात थी। आपके चुनाव में कहा मेरे चुनाव में थी। मुझे जब इस्लाम नगर में मैं एक सभा में था, किसी एक व्यक्ति ने कहा, भैया ये बात वहाँ के समाजवादी और कांग्रेस के लोग इस तरह की बात फैला रहे हैं, बस्तियों में जाकर फैला रहे हैं। आपके चुनाव में ठाकुरों वाला वो चल रहा था। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ ठाकुर कि को अपमान हो एक गया, स्थानीय ठाकुर बात नाराज थी। हैं, ठाकुर बीजेपी के खिलाफ खड़े वो हो एक गए। स्थानीय बात थी बिलसी विधानसभा में। नहीं, लेकिन वो बात तो कहीं और से चलती हुई यहाँ तक पहुँच गई। स्थानीय, वो उस मुहिम का हिस्सा नहीं थी। वो यहाँ स्थानीय बात थी। उस व्यवस्था के तहत जो प्रोपोगंडा हुआ था, उसमें भी समाजवादी के कुछ जो ऐसे लोग थे जो समाजवादी से जुड़े हुए थे, वो उसमें प्लान्ड वे में उसको ज़्यादा हाईलाइट कर रहे थे कि माहौल बने नहीं मेरा। तो उन लोगों की बड़ी भूमिका थी। हमारे यहाँ जो सीटें 3 हम लोगों ने आंवला, बदायूं, एटा और फिरोजाबाद, ये 4 सीटें हमारे पास 19 के चुनाव में जीती थी। ये 4 सीटें हम लोग इस बार हारे थे। तो इसमें सबसे बड़ी वजह एक जो इनका संविधान का विषय था, आरक्षण का विषय था, ऐसे तमाम लोकल इशू भी थे, जिस कारण से उन सीटों पे हम लोगों ने थोड़ा सा हार मिली है हमें। आप आशुतोष मौर्य को राज्यसभा में वोट डालने के लिए किसने और कैसा बना लिया? सपा के पुराने आदमी है। उनकी कहीं किसी ऊपर से बात हुई होगी, मेरी भूमिका नहीं थी। अच्छा, लेकिन अब आप उनको सब जगह नहीं, मेरे चुनाव में उन्होंने मेहनत की, परिश्रम किया। उसका आप तो इसलिए हर वो व्यक्ति जो मेरे चुनाव में मेरे साथ खड़ा, मैं उसके साथ खड़ा। 75 साल की एज में रिटायरमेंट की जो बीजेपी ने नई पॉलिसी बनाई है, इससे कितना सहमत है आप? बड़े लोगों ने जो भी निर्णय किए, हम तो उनके साथ सहमत हैं। मोदी जी को भी लागू होगा क्या? ये बड़े लोगों का विषय है, हमारा विषय नहीं है। सैफई परिवार के 6 लोग उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बदायूं में जो मेलो ड्रामा उन लोगों ने किया, वो आपको किसी सीट पर देखने को नहीं मिला। मैं आऊंगा, धमकी दूंगा। लेकिन सरकार आपकी थी, चुनाव वाले दिन भी देखने को आया कि आदित्य यादव को धरने पे बैठना पड़ा। तो ये सब चीजें दिखाती कि उनके संग जाती हुई। मैं प्रशासन को धमका सकता हूं। समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव लड़ते समय छल, कपट और भ्रम तीनों चीजों से चुनाव लड़ते हैं। ये भी तय था कि मैं उनको 100% चुनाव हरा भी देता अगर वो चुनाव लड़ते तो। मतलब एक्सपीरियंस आदमी को चुनाव हरा देते, आप अनएक्सपीरियंस आदमी जिनका ये पहला चुनाव था उनसे आप चुनाव हार के बेटे तो जिला पंचायत का सदस्य का भी चुनाव हार चुके थे वहाँ। जब मैं बदायूं पहली बार जा रहा था तो वो सबसे पहले मेरे घर आए। लेकिन वो आंखों से आंसू कैसे निकल गए? अभी आप देख रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस या हिंदू देवी देवता उन सब पे टिप्पणी करते हैं। आप कितना सहमत हैं? मैं देखिए उनसे सहमत नहीं। इस पूरे चुनाव से आपने क्या लेसन लिया, आपने क्या सीखा? ये सीट आज भारतीय जनता पार्टी के खाते में हो सकती है।